डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2022 के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मेहता, एक एजुकेशनल कंसल्टेंट, और आज आपको उत्कर्ष इंस्टीट्यूट से नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2022 के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए बताई देता हूँ। ये आपकी एक नई जर्नी है, नई बिगनिंग है, एंड आई विश कि आप सबको आपके मनपसंद का कॉलेज नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2022 में मिले। अब हम नीट काउंसलिंग प्रोसेस में जाने से पहले ये देख लेते हैं कि इस बार कुल मिलाकर कितनी एमबीबीएस और अदर कोर्सेज के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। नीट के अंदर एमबीबीएस, एम्स, जिपमर, बीडीएस, आयुष और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हजबेंड्री का सीट एलोकेशन होता है। इस बार तकरीबन 91,000 से ज़्यादा एमबीबीएस की सीट्स हैं। एम्स में 1800 से 1900 के करीब एमबीबीएस की सीट्स हैं। जिपमर पुडुचेरी में करीब 249 एमबीबीएस सीट्स हैं। बीडीएस के लिए 27,000 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। आयुष मीन्स आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उसके लिए करीब 52,000 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए 603 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेजेस के अंदर करीब करीब हम 1 लाख और के बीच में सीट्स स्टूडेंट्स को एलोकेट नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2022 के द्वारा की जाएगी। नीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, जहां पर 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके लिए काउंसलिंग की जाएगी। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, LHCS, UCMS, ESIC, FMC, एम्स, जिपमर और BSc नर्सिंग कॉलेज की 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग की जाएगी। ESIC सीट्स के लिए भी MCC की वेबसाइट के थ्रू ही 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग की जाएगी। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से MCC की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा और कैंडिडेट्स को वहां पर अपनी विलिंगनेस टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। MCC उन्हीं रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने विलिंगनेस दी है उनका नाम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए FMC को सबमिट करेगा। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 100% सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ESI की सभी सीटें तथा आर्म फोर्सेस मेडिकल सीट्स के लिए MCC के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसकी अंडर आने वाली मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में दी जाएगी, जबकि 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो उन विद्यार्थियों के लिए होगी जिन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिल्ली या दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया से दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑलमोस्ट सभी सीट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण आप काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 50% सीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम द कॉलेज, एंड रिमेनिंग 50% सीट जो है वो नीट के क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। जामिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री के लिए 3 सीट्स इंटरनल कोटे के अंदर में आती है और रिमेनिंग 47 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे के लिए ओपन है। वर्धमान महावीर कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस में ऑल 15% सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कि ऑल इंडिया बेस से आ रहे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है, और रिमेनिंग बाकी की जो सीट्स हैं वो उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन्होंने दिल्ली में या दिल्ली के एडजॉइनिंग एरिया से क्लास 11वीं और 12वीं की परीक्षा पास करी है।
अब आते हैं कि ऑल इंडिया की जो सीट्स हैं उसमें कौन कौन से स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2021 में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने नीट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस वर्ष 2022 के अंदर नीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए सभी विद्यार्थी सभी स्टेट्स की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीटों के लिए भी 15% ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो इस बार जारी हुआ है वो ये है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के विद्यार्थियों का कोटा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है तथा उसमें 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ को रेगुलेशंस के तहत आने वाली नॉर्म्स के अंदर डाला गया है। तो ये एक मेजर चेंज है नीट काउंसलिंग प्रोसेस 2022 के लिए। अब हम आते हैं नीट काउंसलिंग प्रोसेस के टाइप्स के लिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को ये ध्यान होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा, जिसको हम AIQ के नाम से जानते हैं, उसमें 15% सीटों के लिए काउंसलिंग की जाती है, जबकि स्टेट काउंसलिंग जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा की जाती है उसमें 85% सीटें की काउंसलिंग होती है। तो हमने ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। नीट काउंसलिंग ऑल इंडिया प्रोसेस के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट पे 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको दूसरे में पेमेंट करना होगा, जिसमें 2 प्रकार की फ़ीस आपसे ली जाएगी। एक फ़ीस होती है रिफंडेबल और एक होती है नॉन रिफंडेबल। उसकी डिटेल मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। और उसके बाद में जब विद्यार्थी ने रजिस्टर कर लिया और फीस पे कर दी है, उनके लिए चॉइसेस ओपन हो जाएगी। वो अपनी चॉइस ऑफ कोर्स और चॉइस ऑफ कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो आप कोर्स के लिए चॉइस फिल करते हैं, अगर आपने कट ऑफ टाइम और डेट तक आपकी चॉइसेस को लॉक नहीं किया है तो एमसीसी द्वारा वो अपने आप ही लॉक कर दी जाएगी। अब आते हैं फीस के लिए। अगर हम बात करें 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, AFMC, ESI एंड एम्स एंड जिपमर, तो यहाँ पर हमारे को रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये जमा करानी होगी। वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जबकि SC, ST, OBC और फिज़िकली हैंडीकैप्ड विद्यार्थियों के लिए ये फ़ीस 500 रुपये है। इसके अलावा हमारे को एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 का जमा कराना होगा फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, जबकि 5,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को जमा कराना होगा। कुल मिलाकर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं, उन्हें 11,000 रुपये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा कराने होंगे, जबकि दूसरे विद्यार्थी जो कि SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं, उन्हें 15,000 रुपये 5,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी के तौर पे जमा कराने होंगे। जो विद्यार्थी NRI या OCI कैटेगरी से आते हैं, उन्हें अपनी कंसर्न कॉलेज से पेमेंट के बारे में वेरीफाई करना होगी, जिसकी सूचना MCC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। जो विद्यार्थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि एक बार देना है वो 5,000 रुपये है, और वो सभी विद्यार्थियों को देना है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों या रिजर्व कैटेगरी के हों। जबकि एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख का जमा कराना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को 2,05,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, जिसमें से 2 लाख रिफंडेबल अमाउंट है। अगर किसी कैंडिडेट ने या किसी विद्यार्थी ने
गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया है और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया है, उस केस के अंदर उन्हें हायर फीस पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया है और डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया है, उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो कि 2,05,000 रुपये है वो जमा करानी पड़ेगी। अब आते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड्स में। सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान होना चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% सीटों के लिए की जाएगी और इसके 4 राउंड होंगे। इन सभी राउंड्स का नाम है राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। विद्यार्थियों को कॉलेज की जो सीट है वो किस क्राइटेरिया पे दी जाएगी, उसके लिए आपको सबसे पहले कॉलेज में आपने कौन सी कॉलेजेस की चॉइस भरी है, दूसरा आपकी नीट की रैंक क्या है, तीसरा जिन कॉलेजेस की आपने सीट भरी है वहाँ सीट अवेलेबल है या नहीं, और चौथा आप किस कैटेगरी से आते हैं या आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। इन 4 बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को सीट का एलोकेशन किया जाता है। अब हम आते हैं नीट काउंसलिंग प्रोसेस के लिए और हम राउंड 1 की बात करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नीट की काउंसलिंग राउंड 1 को करेगी। और ये जो राउंड 1 है इसमें स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है। स्टेप 1 में आपको पहले स्टेप में आपको एमसीसी की साइट पर जाकर रजिस्टर करना है और अपनी फ़ीस जमा करानी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपॉजिशन, फीस जमा कराने के पश्चात आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद लास्ट डेट से पहले आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना है। लॉक करने के पश्चात एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। राउंड 1 के रिजल्ट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है और आपको किस मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिला है। याद रहे राउंड 1 के अंदर आप चाहें तो कॉलेज में रिपोर्ट करें, आप नहीं चाहते हैं उस कॉलेज में जाना तो आप रिपोर्ट नहीं करें। इसका मतलब है कि आपके लिए फ्री एंट्री और एग्जिट अवेलेबल है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना है। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिए तो आप ज्वाइन करने के साथ में अपग्रेड का ऑप्शन भी भर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब है कि आप इससे कोई बेटर कॉलेज का ऑप्शन भरेंगे तो सेकेंड राउंड में हो सकता है कि आपको अपग्रेड मिल जाए। स्टूडेंट्स को ये बात भी लास्ट में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी कॉलेज को फर्स्ट राउंड में लिया है और आप वहाँ एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हम आगे के स्लाइड्स के अंदर करेंगे। नाउ सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं या कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं वो एलिजिबल हैं। पहला, वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर किया था लेकिन उन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई या कोई भी सीट नहीं मिली, वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने रिजर्व्ड कोटे के अंदर, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं, ने सीट अलॉट की गई लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, उस केस के अंदर उनकी सीट निरस्त हो जाएगी और वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा, वो कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज तो मिली लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड ऑफ और उन्होंने सीट अपग्रेड का ऑप्शन भरा, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। वो विद्यार्थी जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं करी वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। और वो विद्यार्थी जिन्होंने सीट ज्वाइन करने के बाद सरेंडर करी है वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि सेकंड राउंड से पहले या फर्स्ट राउंड के बाद आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है।
अब हम आते हैं सेकंड राउंड। एमसीसी सेकंड राउंड की काउंसलिंग करेगी और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के पश्चात बची हुई सीटों का मॉपअप राउंड या उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड किया जाएगा। सबसे पहले एमसीसी सेकंड राउंड में खाली सीटों को पब्लिश करेंगे। किस कॉलेज में कितनी सीट खाली हैं उसका डिटेल एमसीसी की वेबसाइट पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके पश्चात वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर कर कर सेकेंड राउंड के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर किया था उन्हें वापस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। चॉइस लॉकिंग करने के बाद में एमसीसी सेकेंड राउंड का रिजल्ट निकालेगी। अगर आपको कोई सीट सेकेंड राउंड में अलॉट होती है तो आपको कॉलेज जाकर अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आपको अपने सभी समस्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप सेकेंड राउंड में कोई सीट ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप उस सीट को नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपने सीट छोड़ी तो ना केवल आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा बट आप आगे के राउंड्स ऑफ काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। व्हाट इज एग्जिट? फ्री एग्जिट। राउंड 1 के बाद कोई स्टूडेंट अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो फ्री एग्जिट का मतलब है कि उसने जो सिक्योरिटी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो फोरफिट नहीं होगा, मींस वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप राउंड 2 के अंदर सीट ऑफर होती है और अलॉटेड सीट पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 10,000 रुपये था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और 2 लाख रुपए था डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, वो फोरफिट हो जाएगा। अगर आपने सेकेंड राउंड के अंदर सीट ज्वाइन कर ली है तो फिर आप उस सीट को रिज़ाइन या सरेंडर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सेकेंड राउंड की सीट लेने के बाद सीट को सरेंडर करता है तो वो आगे के समस्त राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। काउंसलिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये ध्यान रखिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिनको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, इसमें किसी भी तरह का SC ST OBC रिजर्वेशन नहीं है, स्पेशली इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। दूसरा, अगर आपने कोई सीट को रिज़ाइन किया है तो आपको मॉपअप राउंड के लिए वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा और मॉपअप राउंड के अंदर भी आपको वापस से अपनी अवेलेबल सीट्स के हिसाब से चॉइसेस को फिल करके लॉक करना पड़ेगा। नीट काउंसलिंग या MCC जो है मॉपअप राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के कुछ समय दिया जाएगा जब तक कि जाकर आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना है। ये ध्यान रखिए कि मॉपअप राउंड के अंदर जो लिस्ट पब्लिश की जाती है वो 1:10 के रेशियो में होती है, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चों को उसमें रखा जाता है और मेरिट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 4th राउंड के अंदर, जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसके लिए एक अलग से काउंसलिंग करेंगी और ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉपअप राउंड होगा। नीट काउंसलिंग 2022 की MCC वेबसाइट के अनुसार काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 महीने तक चलेगा, लेकिन मेडिकल की क्लासेस 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे को नीट काउंसलिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्ट करे हैं। सबसे पहले एक विद्यार्थी को नीट 2022 का एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके बाद में आपका नीट स्कोर कार्ड या रैंक लेटर की कॉपी चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए बिकॉज ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम की लिए रिक्वायर्ड है। एक स्टूडेंट को अपना ID प्रूफ
चाहे वो आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप के लिए वो बेटर रहेगा कि आपने जो फॉर्म में फ़ोटो लगाई है वही 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें। उसके साथ में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आप चाहे राउंड 1 में आपको अलॉट हुई है सीट या राउंड 2 में हुई है या मॉपअप राउंड में हुई है या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हुई है, आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको एमसीसी से मिला है उसकी भी आपको कॉपी चाहिएगी। जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को वैलिड फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिएगा। जो विद्यार्थी स्टेट काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं उन्हें स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरीली चाहिएगा। तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं तो आपको एडमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। जो बच्चे एनआरआई हैं या ओवरसीज ओसीआई सिटीजन्स हैं उनको अपना पासपोर्ट की कॉपी, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है उनकी पासपोर्ट की कॉपी और एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिएगा। स्पॉन्सरशिप करने वाले को एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि वो विद्यार्थी का टोटल खर्चा बियर करने को तैयार है। उसके साथ ही स्पॉन्सर करने वाले को रिलेशनशिप एफिडेविट भी देना पड़ेगा जो कि ये प्रमाणित करता है कि विद्यार्थी का उनसे क्या रिश्ता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्टेट काउंसलिंग के बारे में। स्टेट काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चलने वाली मेडिकल कॉलेजेस के लिए हो। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्टेट मेडिकल काउंसिल स्टेट की 85% मेडिकल सीट्स या डेंटल की सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर के लिए काउंसलिंग करेगा। स्टेट काउंसलिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप राजस्थान में जब ही एलिजिबल होंगे जब आपके पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। स्टेट काउंसलिंग के भी 4 राउंड होंगे। आपको ये ध्यान रखना की बात है कि एमसीसी का फर्स्ट राउंड जो कि ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड है, होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा। स्टेट फिर एमसीसी के सेकेंड राउंड के बाद स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। एमसीसी के मॉपअप राउंड के बाद स्टेट का मॉपअप राउंड होगा और एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी के राउंड के बाद स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ऑल इंडिया कोटे की सीट्स जिनमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है और खाली रह गई हैं वो स्टेट को रिवर्ट नहीं होंगी। इसका मतलब है कि ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से ही भरी जाएंगी और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की का कोई भी विद्यार्थी स्टेट के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकता है। आई होप आपको नीट प्रोसेस काउंसलिंग का पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।